हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 जो न्यू सिलेबस है 2020-21 का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेट, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे कि सेट मतलब आपको मालूम है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सेट का, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट एंड ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो जो भी सेट हम फॉर्म करेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट मीन्स जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, या उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ द सेट बोलते हैं। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे लिखा है अ सेट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर्स ABCD डॉट डॉट XYZ। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो सेट को डिनोट करने के लिए। देन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। और अगर एलिमेंट आपको दिया है सेट का, या जिसे ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ABCD XYZ एक्सेट्रा। ठीक है, देन देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, दैट मीन्स X बिलोंग्स टू सेट A। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A देन वी राइट इट एज X बिलोंग्स टू A। ये जो सिंबल दिया है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। X बिलोंग्स टू A का मीनिंग होता है एलिमेंट X इज़ प्रेजेंट इन सेट A, हम उसे बोल सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एंड इफ़ X इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A देन वी कैन राइट X, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अगर एलिमेंट X आपका सेट A में प्रेजेंट नहीं है देन वी से दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको लिखा है A इज़ द सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट ऑफ वॉवेल्स आपको मालूम है AEIOU। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एलिमेंट रहेगा सेट का उसे हम देखो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब डिफरेंट मेथड्स है सेट को रिप्रेजेंट करने का, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड देखो यहाँ पे दिया है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है, इन रोस्टर मेथड वी मेक द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट सच दैट द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, no elements are repeated and these elements are enclosed in a curly bracket। तो जब हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, एलिमेंट का लिस्ट बनाते हैं इन अ कर्ली ब्रैकेट, देन इट इज़ कॉल्ड एज द रोस्टर मेथड, हम उसे बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है A इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो उसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे A इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको मालूम है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 5। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखो आपका रोस्टर मेथड हो गया। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट का लिस्ट बनाते हैं सच दैट द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट सच दैट नो एलिमेंट इज रिपीटेड। एंड सेकेंड मेथड आता है सेट बिल्डर मेथड। देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड मेथड सेट बिल्डर मेथड। इन सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट बाय इट्स प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट इन द सेट यूनिकली। सेट बिल्डर मेथड में हम एलिमेंट का लिस्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि हम यहाँ पे एलिमेंट को जो है डिस्क्राइब करते हैं बाय इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज आपको लिखने का है लेट A बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो लेट A बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर आप इसे रोस्टर मेथड में लिखोगे तो A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 4 5 लाइक दैट, एलिमेंट्स आएंगे इनफाइनाइट तक। बट अगर हमें इसे सेट बिल्डर मेथड में लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे
सेट ए इज इक्वल टू आप लिखोगे x सच दैट आप लिखोगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इतना लिख दिया तो इनफ हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, a इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं हम सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ पे अगर बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स x का वैल्यू ऑल नेचुरल नंबर्स आएगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड, ये हो गया आपका रोस्टर मेथड। ठीक है, तो आई थिंक दोनों मेथड आपको समझा रहेगा। एक थर्ड मेथड भी है सेट को रिप्रेजेंट करने का, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम। दैट मीन्स एलिमेंट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेन डायग्राम डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि हम सर्कल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो रेक्टेंगल के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को, और ट्रायंगल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक यहाँ पे सेट लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मैंने 2 4 6 और देखो मैंने ये 8 लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो सेट है इसे हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया आपका वेन डायग्राम। अब जो एलिमेंट है उसे हम ट्रायंगल के अंदर पॉइंट्स यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो आपका डॉट 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखो डॉट आपका 4 हो गया, डॉट 6 हो गया, देखो यहाँ पे डॉट 8 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए हम ट्रायंगल को यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, या तो फिर सर्कल को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम। सो तीनों भी मेथड बहुत सिंपल है, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड वेन डायग्राम मेथड। और आपने बेसिक तो लोअर स्टैंडर्ड में किया ही है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चैप्टर में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आर द इंटरवल्स। तो इंटरवल्स देखो मैंने टोटल यहाँ पे 4 टाइप का लिखा है। बेसिकली 2 टाइप का ही होता है, बट उसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो 4 टाइप का इंटरवल हो जाता है। तो देखो मैंने फर्स्ट इंटरवल लिखा है यहाँ पे ओपन इंटरवल, डिफाइन करता हूँ, बाद में आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल में क्या लिखा है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, एंड यहाँ पे एक कंडीशन दिया है ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, देन द सेट, देखो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है ए कॉमा बी। अब ये जो ब्रैकेट है, ये टाइप का ब्रैकेट रहेगा, उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप का ब्रैकेट हम देंगे उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे देखो डिफाइन किया है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ए लेस देन एक्स लेस देन बी। बिकॉज यहाँ पे क्या दिया, ए लेस देन बी है, तो ए लेस देन एक्स लेस देन बी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू जो है ए और बी के बीच में आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू a नहीं ले सकते हम, और x का वैल्यू हम b भी नहीं ले सकते। a और b के बीच में जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ x, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लेस देन x, और यहाँ पे देखो मैंने लेस देन 5 लिख दिया, 2 लेस देन x लेस देन 5, और यहाँ पे मैंने सपोज मेंशन कर दिया है x बिलोंग्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 के बीच में नेचुरल नंबर आपको मालूम है क्या आएगा, 3 एंड 4 आएगा। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। इसे आप देखो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 2,5 लिखोगे। 2,5 का मीनिंग होता है कि x का वैल्यू 3 और 4 आएगा, यानी कि 2 और 5 के बीच में आएगा। 2 और 5 हम नहीं लिख सकते। तो जब ये टाइप का ब्रैकेट आता है इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। तो ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, वो इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो 2 लेस देन एक्स लेस देन बी, तो इसका ओपन इंटरवल हो गया दिस टाइप ब्रैकेट 2,5 हो गया। तो ये हो गया ओपन इंटरवल कॉन्सेप्ट। देखो सेकंड आपको दिया है क्लोज्ड इंटरवल, जस्ट अपोजिट है ओपन इंटरवल का। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए लेस देन और इक्वल टू बी दिया है आपको, देन द सेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी यहाँ पर दिया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, क्लोज इंटरवल का देखो ये नोटेशन होता है। ब्रैकेट आप ध्यान में रखो, जब भी क्लोज इंटरवल रहेगा तो आपको ये टाइप का ब्रैकेट देना है, ओपन इंटरवल रहेगा तो आपको ये टाइप का ब्रैकेट देना है। तो क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना वो इंक्लूड होगा, यानी कि देखो
a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, तो इसका मीनिंग होगा कि x का वैल्यू a भी रहेगा, x का वैल्यू b भी आएगा और x का वैल्यू बिटवीन a एंड b रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल में जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसे इंक्लूड करेंगे हम। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 लेस देन और इक्वल टू, मैंने x लिख दिया है, लेस देन और इक्वल टू मैंने देखो यहाँ पे 10 लिख दिया है, और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। तो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आपका 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा। तो ये केस में क्या हो रहा है कि x का जो वैल्यू 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, और 5 और 10 के बीच में जितना भी नेचुरल नंबर है वो वैल्यू भी आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल में ये एंड का जो वैल्यू है वो इंक्लूड होता है। तो इसे मैं देखो क्लोज्ड इंटरवल से ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, क्लोज इंटरवल, और आप यहाँ पे लिखोगे 5, 10 लिखोगे, इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट ध्यान में रखो, हाँ, ये टाइप का ब्रैकेट रहेगा तो क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, और 5 और 10 के बीच का पूरा वैल्यू आएगा। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओपन इंटरवल। जैसे ये देखो ये है 2,5 लिखा है, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, बट 2 और 5 के बीच का वैल्यू आएगा। तो ये ओपन इंटरवल हो गया और ये क्लोज इंटरवल हो गया। नाउ बेस्ड ऑन दीज टू टाइप ऑफ इंटरवल, थर्ड टाइप का इंटरवल हम लोग फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ ओपन रहेगा, हाफ क्लोज रहेगा। तो सेमी ओपन लिखा है ना, तो लेफ्ट साइड से ओपन होता है, राइट साइड से क्लोज्ड होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो ब्रैकेट है आपको देखो, ये तो लेफ्ट साइड से ये ओपन है और ये राइट साइड से क्लोज है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू a नहीं आएगा बट x का वैल्यू b आएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू, रियल नंबर लिखा है, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। तो देखो राइट साइड में इक्वल टू दिया है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो राइट साइड में क्लोज हो गया, और लेफ्ट साइड में देखो इक्वल टू नहीं है तो लेफ्ट साइड से ओपन हो गया ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेमी ओपन इंटरवल। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 6 लेस देन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है x लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है लेस देन और इक्वल टू मैंने देखो 10 लिख दिया है, और x बिलोंग्स टू हम नेचुरल नंबर ही लेते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है वो 6 से ग्रेटर रहेगा और 10 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, x का पॉसिबल वैल्यू आएगा आपका 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा। तो अगर हम इसे सेमी ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये लेफ्ट साइड से ओपन रहेगा, ओपन मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं है ये 6, और राइट साइड से देखो आप इसे क्लोज्ड कर दोगे दिस वे। तो ये लेफ्ट साइड से ओपन है मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, राइट साइड से क्लोज है मतलब 10 देखो इंक्लूड है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ओपन इंटरवल। देन देखो लास्ट फोर्थ टाइप का इंटरवल होता है, दिस इज कॉल्ड एज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो सेमी क्लोज्ड लिखा है मतलब लेफ्ट साइड से क्लोज रहेगा, राइट साइड से ओपन रहेगा। तो देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है a, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। बिकॉज देखो लेफ्ट साइड से क्लोज है, तो जिस साइड से क्लोज रहेगा वो वैल्यू इंक्लूड होता है देखो x में, और यहाँ से ओपन है तो देखो यहाँ पे b इंक्लूड नहीं है। तो मैं एग्जांपल देखो यहाँ पे लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया लेस देन और इक्वल टू, मैंने 3 लेस देन और इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया x, और यहाँ मैंने लिख दिया है लेस देन सपोज 5 लिख दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सपोज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आपका 3 आएगा, 4 आएगा, बट 5 नहीं आएगा, दो ही वैल्यू आएगा 3 एंड 4। तो इसे अगर हमें सेमी क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो लेफ्ट साइड से क्लोज रहेगा, यहाँ पे 3 लिखोगे, और राइट साइड से देखो आपका ओपन रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेमी क्लोज्ड इंटरवल। लेफ्ट साइड से क्लोज, राइट साइड से ओपन। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 आएगा बट यहाँ पे x का वैल्यू 5 नहीं आएगा,
ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 टाइप का इंटरवल्स। अभी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे टाइप ऑफ द सेट्स, हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, टोटल 4 टाइप का सेट होता है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग होता है नल सेट, या उसे हम बोलते हैं वॉइड सेट, ठीक है। नल सेट को हम देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वे, ये नल सेट है। या तो फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, दिस वे, ऐसा एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट रहेगा। तो आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, मीनिंग सेम होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या उसे नल सेट बोलते हैं, या तो हम उसे बोलते हैं वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है, इफ़ अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। यानी कि किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। मैं देखो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आई राइट हियर a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर, और यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ x लेस देन 1, दिस वे। मैंने यहाँ पे सेट a डिफाइन किया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1। तो x नेचुरल नंबर है बट वो x लेस देन 1 होना चाहिए। तो x लेस देन 1 आपको नेचुरल नंबर पता है, x लेस देन 1 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, बिकॉज x लेस देन 1 आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, -2, -3 इंटीजर्स हो जाएगा। तो लेस देन 1 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू अ नल सेट, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, दिस वे, एम्प्टी सेट। सेकेंड टाइप का देखो सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मीनिंग होता है अ सेट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ए बी द सेट, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखो 2 लेस देन x, और यहाँ पे लेस देन मैं 4 देखो लिख देता हूँ, ठीक है, दिस वे। यहाँ पे हमने सेट A को क्या डिफाइन किया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो 2 और 4 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो दिस A इज इक्वल टू, इट विल कंटेन एलिमेंट 3, सिंगल एलिमेंट कंटेन करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मीनिंग होता है एन एलिमेंट विच कंटेन सिंगल एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। देखो थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है, अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आई विल राइट हियर अ सेट सी सच दैट, यहाँ पे मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू, ये मैंने वॉवेल्स लिख दिया। C इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। तो यहाँ पे C क्या है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट, ठीक है। देन फोर्थ टाइप का सेट होता है, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है, अ सेट विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी काउंटेबल, ठीक है। अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी काउंटेबल इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट x बी द सेट ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया कि x क्या है, x इज द सेट ऑफ, इसका मीनिंग क्या हो गया, x इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट हो गया वो। सो दैट इज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। देखो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, या उसे आप बोल सकते हो कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। दैट मीन्स कोई भी सेट दिया रहेगा उसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, उसे आप काउंट करके लिखोगे, दैट इज कॉल्ड एज द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, या उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू सपोज 2 4 6 और यहाँ पे सपोज 8 और ये 10 दिया हुआ, ठीक है। तो अभी सेट A में कितना एलिमेंट है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो सेट A का कार्डिनैलिटी 5 आएगा, और उसे हम देखो ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ A इज इक्वल टू 5।
तो n ऑफ a इज इक्वल टू 5 का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट a इज 5। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। देखो यहाँ पे क्या दिया है कॉन्सेप्ट आपको, इक्वालिटी ऑफ द सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सेट x ले लिया और उसका एलिमेंट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है a b c और देखो मैंने यहाँ पे d लिख दिया है। दूसरा मैं देखो यहाँ पे सेट ले रहा हूँ y, मैंने यहाँ पे लिख दिया b c a और देखो मैंने यहाँ पे d लिख दिया है। अब सेट x का एलिमेंट क्या है, a b c d है और सेट y का भी एलिमेंट वही है, सेम है b c a d, जस्ट ऑर्डर आपका डिफरेंट है। तो आपको मालूम है कि सेट में ऑर्डर इमटेरियल होता है, ऑर्डर कैसे भी लिखो बट एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो आपको a है, यहाँ पर भी a है, b है, b है, यहाँ पर c है, d है, d है। दैट मीन्स दोनों भी सेट का एलिमेंट सेम है। तो जब दो सेट का एलिमेंट सेम होता है वी कॉल देम एज अ इक्वल सेट। तो यहाँ पर देखो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, दोनों भी सेट इक्वल है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपको दिया है इक्विवेलेंट ऑफ सेट। तो पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन देता हूँ। टू सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि दो सेट इक्विवेलेंट होगा अगर दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि दोनों भी सेट का कार्डिनैलिटी इक्वल होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सेट A ले लिया और सपोज इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है। सपोज मैंने यहाँ पे सेट B ले लिया और इसका एलिमेंट है सपोज A B C एंड D है, दिस वे। तो सेट A में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। सेट B में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो दोनों भी सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, देयरफॉर वी से दैट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। और इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखो n ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा, n ऑफ B। इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to number of element in set B, then we say that these two sets are equivalent set। देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया सबसेट का। तो सबसेट का मीनिंग क्या होता है, अ सेट A is said to be the subset of set B if all the elements of set A are present in set B and it is denoted by, इसे हम ऐसे लिखते हैं A is the subset of B, ऐसे लिखते हैं हम लोग। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज देखो मैंने यहाँ पे सेट A लिखा है, यहाँ पर एलिमेंट है आपका 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ पर देखो आपको 8 मैंने दे दिया। फिर हमने देखो यहाँ पे सपोज सेट B लिया है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो 5 6 7 8 9 और देखो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेट A इज़ द सबसेट ऑफ सेट B बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B। तो सेट A का जितना भी एलिमेंट है वो सेट B में प्रेजेंट है, देयरफॉर A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो ये हो गया आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया है सुपर सेट। बहुत ही ईजी है, हमने जो यहाँ पे सबसेट डिफाइन किया है उससे ही हमें सुपर सेट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज A इज़ द सबसेट ऑफ B। A इज़ द सबसेट ऑफ B का मीनिंग क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B। दैट मीन्स सेट A का जितना भी एलिमेंट है वो सेट B में प्रेजेंट है। सो दिस सेट B विल बी ऑलवेज बिगर सेट होगा और सेट A आपका स्मॉलर सेट होगा। सो दिस सेट B इज कॉल्ड एज अ सुपर सेट ऑफ A। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन B इज कॉल्ड एज, देन B इज कॉल्ड एज, आप यहाँ पे लिख सकते हो सुपर सेट ऑफ A। और इसे देखो हम ऐसे लिखते हैं, B आप लिखोगे ऐसे, देखो सुपर सेट लिखते हैं एंड दिस वे A, B इज़ द सुपर सेट ऑफ A। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सुपर सेट का। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट इज रिलेटेड विथ सबसेट। सी मैं आपको पहले डेफिनेशन देता हूँ, देखो इसका डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B and there exists at least one element in set B which is not in set A, then this A is called as the
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए इज़ द सबसेट ऑफ, मैंने बी लिख दिया, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी अगर सपोज आपको मिल रहा है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन वी से दैट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये प्रॉपर सबसेट का नोटेशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी बट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। दैट मीन्स सेट ए एंड सेट बी इक्वल नहीं होना चाहिए। देन वी से दैट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड वी डिनोट बाय दिस, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका प्रॉपर सबसेट का। अभी नेक्स्ट आपको दिया यूनिवर्सल सेट, तो मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा। सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिया यूनिवर्सल सेट में लेता हूँ। सपोज ये है 1 2 3 4 5 और ये देखो आपका 6 ले लिया, यूनिवर्सल सेट है। सपोज मैंने एक और यहाँ पे सेट डिफाइन किया है ए और इसका एलिमेंट सपोज 5 और 6 दिया है। मैंने एक सेट बी ले लिया यहाँ पे, सपोज आपका सेट बी है यहाँ पर 1 2 3 और देखो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, तो अभी जो सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट क्या है 5 एंड 6 है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो देखो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। हमने यू को यूनिवर्सल सेट ले लिया है। मोस्टली हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू या तो फिर कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे कंसिडर किया है एक यूनिवर्सल सेट, एलिमेंट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 तक है। और उसके बाद मैंने देखो एक सेट लिया है ए का एलिमेंट है 5 6 और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4। तो विथ रेफरेंस टू दिस यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए का देखो जितना भी एलिमेंट है वहाँ पे यू में प्रेजेंट है। सेट बी का भी देखो एलिमेंट 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, हम लिख सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यू लिख सकते हो एंड बी इज़ ऑल्सो द सबसेट ऑफ यू लिख सकते हो। ठीक है, सो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट यू, the all other sets are the subset of this universal set. Therefore we can say that U is the universal set. तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या रहेगा, वो बिगेस्ट सेट रहेगा और उसके अंडर में जितने भी सेट रहेंगे दे विल बी द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। Then with respect to set A and B, this U is called as the universal set. तो यूनिवर्सल सेट्स अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ में उसके सबसेट्स भी रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया यूनिवर्सल सेट का। देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है पावर सेट। तो पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसे देखो ये नोटेशन से लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ध्यान में नहीं रखना, बिकॉज पी ऑफ ए को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बोलते हैं, बट जब आप सेट स्टडी कर रहे हो पी ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। मैं आपको देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर वे में समझ में आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का सपोज एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 एंड 3, देखो मैंने एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, अब मुझे सेट ए का पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट कैसे लिखना है मैं आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ। पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। यानी कि आपको क्या करना है, जो सेट ए है उसका ऑल पॉसिबल सबसेट आपको लिखना है। तो इसका सबसेट एक तो हम देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, दूसरा इसका सबसेट क्या आएगा 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, ये सबसेट हो गया। या फिर देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 में लिख सकता हूँ एक सबसेट, फिर मैं देखो यहाँ पर 1 3 भी लिख सकता हूँ सबसेट, और फिर मैं यहाँ पे देखो 2 3 भी लिख सकता हूँ एक सबसेट, और हम यहाँ पे 1 2 3 भी लिख सकते हैं सबसेट, बिकॉज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका सबसेट हमने क्या क्या लिखा, 1 2 3 का सबसेट लिखा 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, और फिर 1 2 3 हमने लिख दिया। एक और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देखो एम्प्टी सेट, दिस वे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एम्प्टी सेट या उसे बोलते हैं हम लोग नल सेट ऑलवेज आएगा। जब भी आप पावर सेट लिखोगे तो नल सेट वहाँ पर आता ही आता है। ठीक है,
तो पावर सेट का मीनिंग क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो गिवन सेट ए क्या था? 1 2 3, मैंने उसका ऑल पॉसिबल सबसेट लिखा इंक्लूडिंग दिस एम्प्टी सेट और वी कैन से नल सेट। तो आप काउंट करोगे तो कितना एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गया। तो ये जो सेट है वो पावर सेट हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पावर सेट का। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। हाँ, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया आपको ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पहले उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ले लो आप यहाँ पे, लेट ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, या तो फिर ऐसे लिखते हैं ए ऊपर सी लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है ए कॉम्प्लीमेंट, या आप इसे लिख सकते हो ए डैश। दोनों में से कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, या आपका ए सी हो गया, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज, हाँ अब देखो कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। इट इज़ डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है? एक्स सच दैट एलिमेंट x belongs to universal set U but x does not belongs to set A। इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो वर्बल फॉर्म में, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट U बट नॉट इन सेट A इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A एंड डिनोटेड बाय A डैश और A सी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यू यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट कंटेन एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 8 तक है। देन मैंने एक सेट ए लिया है 1 2 3, तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट यू, मालूम है आपको। फिर देखो मैंने सेट बी लिया है 4 5 6 7 8 है, तो all these elements are present in U and all these elements are also present in U. That means A is the subset of U and B is also the subset of U. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सपोज मुझे निकालना है A कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही ईजी है निकालना A कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट को यूनिवर्सल में से डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा उसे हमको लिखना है। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 ये एलिमेंट को डिलीट कर दो तो क्या बचेगा? 4 5 6 7 8 बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4 5 6 7 8 हो जाएगा आपका। दिस वे ऐसे करना है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेम वे मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी देखो यहाँ पे निकालूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? देखो यहाँ पे सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 8, तो हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट बी का जो भी एलिमेंट है उसे यूनिवर्सल में से डिलीट कर दो। तो 4 5 6 7 8 यहाँ से डिलीट कर दो, 4 5 6 7 8, क्या बचेगा आपका? 1 2 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 1 2 3। बहुत ही सिंपल है बी कॉम्प्लीमेंट, या बहुत ही सिंपल है कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज सेट इटसेल्फ, यानी कि देखो ए का कॉम्प्लीमेंट पूरे का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें सेट ए मिल जाएगा इटसेल्फ। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के जितना भी प्रॉपर्टी है उसे आप प्रूफ भी कर सकते हो। सेकेंड देखो यहाँ प्रॉपर्टी दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नल सेट, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा? नल सेट मिल जाएगा। और देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी का मीनिंग आपको मालूम है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। देखो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, अगर मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट यूज़ करूँगा तो रिवर्स हो जाता है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी था, अब यहाँ पर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट और उसका प्रॉपर्टीज़। देखो सेकंड यहाँ पे ऑपरेशन दिया है ऑन सेट्स के ऊपर,
यहाँ पे दिया आपको यूनियन ऑफ द सेट्स। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सेट ए एंड सेट बी का अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है तो दोनों भी सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, उसे एक साथ लिख देंगे, और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे एक बार हमें लिखना है। और यूनियन ऑफ द टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए यूनियन बी रीड करेंगे। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A or x belongs to B. That means x is an element of set A or x is an element of set B. In short आप बोल सकते हो कि set A and B के elements को combine करने के बाद जो entire set आएगा that is called as the union of the two set. एंड यूनियन ऑफ द टू सेट को देखो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, तो सेट ए एंड बी को देखो कंबाइन कर दिया है। तो जो शेडेड पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द टू सेट। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है यूनियन ऑफ द टू सेट ए यूनियन बी इक्वल टू शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द टू सेट, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ द सेट्स। तो इसे देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, सपोज दिस सेट कंटेन एलिमेंट्स 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 लिखा है, सपोज 9 है। और सपोज मैंने एक और सेट यहाँ पे लिखा है बी, इट कंटेन्स एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और ये देखो 5 है, ठीक है। तो ये दो सेट है ए एंड बी, और मुझे सपोज फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी को कंबाइन कर देंगे, और अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे हम कंबाइन करता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर कोई भी चले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले 1 लिखता हूँ, 2, 3, 4, 5। देखो ये पूरा एलिमेंट मैंने सेट बी का लिख दिया, कॉमा। अब सेट ए का पूरा एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ पे 5 है, बट 5 हमने ले लिया ऑलरेडी। तो क्या बच रहा है आपका 6, 7, 8, 9। ये हो गया आपका 6, 7, 8, 9 दिस वे। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ द टू सेट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन आपको दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है देयर इज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट या थ्री सेट, जो भी रहेगा यहाँ पर। तो देखो मैंने पहले डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी। यानी कि दोनों भी सेट ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होगा दैट कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सेट ए एंड बी। और इंटरसेक्शन का नोटेशन देखो ये रहता है, ए इंटरसेक्शन बी, हम इसे रीड करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट का देखो ये वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। यूनिवर्सल सेट है, सेट ए और ये सेट बी है। तो सेट ए एंड सेट बी में ये जो मैंने पोर्शन शेड किया है ना, दिस शेडेड पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉमन एलिमेंट। तो जो पार्ट मैंने यहाँ पे शेड किया है इट विल रिप्रेजेंट कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड बी। और देखो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू शेडेड रीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट ले लिया है, सपोज ए, बी, सी, डी, ई, ये मैंने 5 एलिमेंट ले लिया। और सपोज बी का, सेट बी का मैंने एलिमेंट ले लिया है सी, डी, ई, एफ, और सपोज मैंने यहाँ पे जी तक ले लिया है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होता है कि दोनों भी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसे आप लिख दो। तो कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, देखो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट आपका देखो यहाँ पे सी मिल रहा है, देखो सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी है, तो एक सी मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन क्या है, देखो आपका एलिमेंट डी, और यहाँ पे डी कॉमन है तो डी लिख दिया हमने। उसके बाद आप चेक करो ई, देखो ई भी यहाँ पर कॉमन है, ई तो हमने यहाँ पे लिख दिया देखो ई। और कुछ भी कॉमन नहीं है बिकॉज यहाँ पर एफ जी है, यहाँ पर एफ जी नहीं है, यहाँ पर ए बी है बट यहाँ पर ए बी नहीं है। तो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट क्या मिला हमें, सी, डी, ई। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका, सी, डी, ई। सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट ए एंड बी।
सी, तो हमने अभी देखो यूनियन ऑफ द टू सेट किया एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट किया। तो यूनियन ऑफ द टू सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, इसका प्रॉपर्टीज़ भी है, वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ द टू सेट्स। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए, यानी जस्ट हमने इंटरचेंज किया है। यहाँ पर पहले ए था बाद में बी था, हमने क्या किया बी पहले लिखा बाद में ए लिखा, तो दोनों इक्वल होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी हम दो सेट को ऐसे इंटरचेंज करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जस्ट इनका हम पोजीशन चेंज करेंगे। हाँ, पहले ए था बाद में बी था, यहाँ पर क्या हो गया पहले बी हो गया बाद में ए हो गया। तो जब आप सेट का पोजीशन चेंज करोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, इक्वल रहता है वो, बट दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम उसको। देखो सेकेंड यहाँ पे प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीन सेट का यहाँ पर यूनियन है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप कहीं पर भी ब्रैकेट पुट करो, जस्ट अगर आप ब्रैकेट को चेंज करोगे, देखो पहले ये दो सेट का ब्रैकेट था, बाद में क्या हो गया लास्ट के दो सेट का ब्रैकेट हो गया, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इक्वल आएगा। बट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसे हम बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ए यूनियन नल सेट, यानी कि सेट ए में अगर हम नल सेट को कंबाइन करेंगे तो आपको मालूम है सेट ए ही आने वाला है, क्योंकि नल सेट का मीनिंग क्या होता है उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ आएगा। बट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। देखो फोर्थ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आता है, यानी कि किसी सेट का अगर सेम उसी सेट से हम यूनियन निकालेंगे तो अगेन आपको वो सेट ए ही मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज द आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देन देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनियन आपको दिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। तो सेट ए है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है ए कॉम्प्लीमेंट है, तो सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा यानी कि उसका यूनियन लूँगा तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स देखो आपको दिया है इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी का मीनिंग क्या होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए और बी दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें सेट बी ही मिलने वाला है, जो बिगर सेट है वही मिलेगा आपको। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो आपको दिया है यूनिवर्सल सेट यूनियन अ सेट, आपको यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों ऐसा होगा बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज़ द बिगेस्ट सेट होता है एंड ऑल अदर सेट अंडर द यूनिवर्सल सेट आर द सबसेट ऑफ इट। तो ए क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट यू। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो बिगर सेट आएगा, आपका यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो एट्थ प्रॉपर्टी है सेट ए एंड बी दीज आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। तो सेट ए क्या दिया है सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी दिया है। देखो सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो सेट बी भी प्रॉपर सबसेट आएगा आपका ए यूनियन बी का। इसका मीनिंग क्या हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल बी प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, और इसका मीनिंग क्या हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के जितना भी प्रॉपर्टी आप उसे प्रूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स किया है सेम वे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं सेट का। पहले ए था बाद में बी था, यहाँ पहले बी हो गया बाद में ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहता है। बट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले क्या किया दिया है ये देखो ये जो फर्स्ट टू सेट है वो दोनों को ब्रैकेट में डाला है और बाद में क्या किया कि लास्ट का जो दो सेट है उसे ब्रैकेट में डाला है, बट तीनों भी इंटरसेक्शन में है। लेफ्ट साइड भी तीनों इंटरसेक्शन में है सेट और राइट साइड भी देखो तीनों सेट आपका इंटरसेक्शन में है, तो वो इक्वल होता है।
दिस जब हम से ब्रैकेट को चेंज करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ, हम उसे बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड आपको प्रॉपर्टी दिया है नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन अ सेट, यानी कि किसी सेट का और नल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन एलिमेंट आपको नल सेट ही आने वाला है। ठीक है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए, दैट मीन्स किसी सेट का सेम इटसेल्फ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको सेट ए मिलेगा इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज द आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज नल सेट आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हो, सेट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज नल सेट आएगा, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सिक्स प्रॉपर्टी है इफ़ A is the proper subset of B, then A intersection B is equal to always A आएगा। A is the proper subset of B का मीनिंग क्या होता है? All the elements of set A are present in B and A is not equal to B, then अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे यानी कि दोनों सेट में कॉमन लेंगे तो आपको सेट A ही ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, सेवन देखो प्रॉपर्टी दिया है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट तो सबसे बिगर सेट होता है और सेट ए क्या रहता है, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो ये स्मॉलर सेट हो गया, ये बिगर सेट हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन चाहिए हमें, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो आपका स्मॉलर सेट रहेगा ए। ये प्रॉपर्टी हो गया आपका सेवेंथ। एट्थ प्रॉपर्टी देखो आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसका मीनिंग है कि ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो सेट बी का भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारा नंबर 8। और देखो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, यानी कि अगर आपको दो सेट दिया हुआ है और दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब वो नल सेट आएगा, देन सेट ए एंड बी आर नोन एज द डिसजॉइंट सेट। तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि दोनों भी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट है वो। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ द टू सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। नाउ सी देखो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन से जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर देना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, देखो लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, बाद में यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन आ गया, देन अगेन ए इंटरसेक्शन को सी से ओपन कर दो तो देखो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर सेकेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन, यहाँ पर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको ए यूनियन से ब्रैकेट को ओपन कर देना है। तो देखो ए यूनियन बी हो जाएगा, लिख दिया ए यूनियन बी, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है ब्रैकेट में तो वो इंटरसेक्शन ही रहेगा। अगेन देखो ए यूनियन, देखो ये सी हो जाएगा, ए यूनियन सी। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, ब्रैकेट के अंदर अगर इंटरसेक्शन है तो बाहर उसका यूनियन होगा। सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करना है, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ये फॉर्मेट में है तो आप इसे ये फॉर्मेट में लिख सकते हो या रिवर्स भी कर सकते हो, ये फॉर्मेट में दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मेट में लिख सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन ले लो तो बचेगा क्या आपका, बी यूनियन सी, दिस वे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डी मॉर्गन्स लॉ, टू डी मॉर्गन्स लॉ। इफ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, A and B are the subset of the universal set, suppose U ले लिया, then फर्स्ट देखो डी मॉर्गन्स लॉ है A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A यूनियन B दोनों भी सेट को कंबाइन करके उसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करोगे तो दोनों भी सेट को देखो कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे यूनियन रहेगा तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ आपको दिया हुआ है,
ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो ए को भी जाएगा कॉम्प्लीमेंट और बी को भी जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसे बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ द टू सेट, यानी कि टू सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी दिया है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो सेट ए एंड बी का डिफरेंस हम ए माइनस बी से लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो देखो मैंने यहाँ पे ए माइनस बी को डिफाइन किया है। ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन इज नथिंग बट ए माइनस बी, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका बी माइनस ए है। तो देखो हमने ए माइनस बी कैसे डिफाइन किया है, ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पार्ट है जो शेडेड नहीं किया हमने, उसे हमें नहीं लेना है, सिर्फ हमें इतना पार्ट लेना है, तो a माइनस बी हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे देखो b माइनस ए दिया है, तो b माइनस ए को डिफाइन किया है x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें a माइनस बी एंड b माइनस ए कैसे निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 एंड सेट b हमने लिया है 3 4 5 6। तो चलो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ a माइनस बी। देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, a माइनस बी निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सेट a और सेट b में पहले आपको कॉमन एलिमेंट सर्च करना है। तो देखते हैं सेट a और सेट b में कॉमन एलिमेंट क्या है। देखो सेट a और सेट b में मुझे कॉमन एलिमेंट मिल रहा है 3 4 5। देखो 3 4 5 कॉमन है, तो सेट ए एंड सेट बी में 3 4 5 ये तीन एलिमेंट कॉमन है। तो अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो ये जो कॉमन एलिमेंट है उसे मैं सेट a में से डिलीट कर दूंगा। तो सेट a में से ये कॉमन एलिमेंट को जब आप डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। सो दिस इज 1 2 1 2 आएगा। एग्जैक्टली सेम वे मैं फाइंड आउट करूंगा b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए हमें निकालना है। मेथड सेम है, हमें सेट a एंड सेट b में कॉमन एलिमेंट लेना है। तो दोनों भी सेट में कॉमन एलिमेंट क्या दिया है, 3 4 5 3 4 5 दिया है, बट यहाँ पे b माइनस ए है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसे मैं सेट b में से डिलीट कर दूंगा और रिमेनिंग को लिख दूंगा। तो सेट b में से मैं 3 4 5 को डिलीट कर दूंगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये देखो आपका हो गया b माइनस ए। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। देखो अभी हमें जो सम सॉल्व करना है एक्सरसाइज में, तो उसके लिए हमें फॉर्मूलेज आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज देखो मेंशन किया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूले। तो मैंने देखो लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। हाँ, फर्स्ट फॉर्मूला देखो आपको दिया है n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ a यूनियन b का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट a और इन सेट b। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला है n ऑफ a प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। देन देखो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर दिया है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस फिर दो सेट का कॉम्बिनेशन लेना है आपको, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में आपको क्या करना है, तीनों सेट का कॉमन लेना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड देखो आपको फॉर्मूला दिया है कॉम्प्लीमेंट का, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि देखो यहाँ पे बी पे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम सेट ए में से क्या करते हैं, इंटरसेक्शन सेट को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान में रखो आप। एग्जैक्टली सेम वे देखो फोर्थ आपको दिया है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पर आपको बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, तो सेट बी में से हमें इंटरसेक्शन को माइनस करना होता है। ये वे से आप ध्यान में रखो ये दोनों फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो फिफ्थ और सिक्स्थ जो तो डी मॉर्गन्स लॉ है।
ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे एन ऑफ रहेगा तो यहाँ पे एन ऑफ आएगा, एप्लीकेबल है वो। सेम वे देखो यहाँ पे सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ हमने किया था, ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेवेंथ देखो यहाँ पे फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे एन ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। तो एन ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट एक्स। तो ये फॉर्मूला भी सम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सेम वे देखो एट्थ फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको निकालना है तो एन ऑफ एक्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइदर सेट ए और सेट बी और सेट सी। तो ये दो फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम सॉल्व करने के लिए आप ध्यान में रखो। नाइन्थ देखो मैंने फॉर्मूला दिया है, इफ़ एन ऑफ ए आपको एम दे दिया है, एन ऑफ ए एम का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए सपोज एम है, देन नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए 2m हो जाएगा। 2 आपका फिक्स रहेगा और पावर आपका जैसा भी क्वेश्चन में जितना एलिमेंट दिया रहेगा उतना पावर आपको लिख देना है। सपोज आपको सेट ए में 5 एलिमेंट दिया है तो 2^5 हो जाएगा ये। सपोज आपको सेट ए में 2 एलिमेंट दिया है तो 2^2 रहेगा। तो 2 आपका फिक्स रहेगा और m मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। और 10th देखो आपको दिया है एन ऑफ पी डैश इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ पी। तो एन ऑफ पी मतलब क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट है। और एन ऑफ पी डैश का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन पी डैश पावर सेट। एन ऑफ एक्स क्या आपका है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये इतने फॉर्मूलेज हो गए। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेट्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और जितने भी फॉर्मूलेज थे सब मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं सेट्स का सम सॉल्व करूँगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूलेज है अगर आपको आता है तो सेट से रिलेटेड आप किसी भी लेवल का सम सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।